हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे, एलो बुक देख रहे थे, जिसके तहत मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो तीनों हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, प्ले लिस्ट बनी है, जाके देख लीजिए। कल हमने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरुआत की थी। देखिए, ज्योग्राफी में पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी, फिर हमारा जो है ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पॉलिटी चलेंगे, फिर इकोनॉमी, फिर साइंस, उसके बाद कंप्यूटर, फिर स्टैटिक जो बचेगा। फिर हमारी इस तरह ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ तक कहे थे, कल यहाँ से कराएंगे, यानी पृथ्वी की जो गतियाँ हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह ये जो चित्र है ना, ये चित्र ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारी विषुवत रेखा है। क्या है? देखिए, हम मान के चलते हैं, ये काल्पनिक मतलब हमने माना है, समझ में आया कि नहीं। ये विषुवत रेखा, सॉरी, ये विषुवत नहीं। देखिए, पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक, ये हो गया दक्षिणी। तो जब अगर झुकी है तो हम ये वाली मान लेते हैं विषुवत, और ये मान लेते हैं कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। समझ में आया कि नहीं। और पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है ना, वो ये है। क्या है? ये है। और इस पे देखिए हमने एक लंब डाला है, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर एक लंब डाला। तो ये जो कोण बन रहा है, देखिए ये टोटल बना 90 डिग्री का। देखिए, हम इस तरह मतलब मान के चलते हैं, समझ आए कि नहीं। थोड़ा बहुत समझिए, अभी हम आगे और डिटेल में इस पे बात करेंगे। ये हम मान के चलते हैं कि ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, यानी हमने मान लिया कि जैसे ये पृथ्वी है तो इसे हम समतल मान लिए कि ये है, और इस पर हमने एक लंब डाला। तो देखिए 90 डिग्री का बना। अब 90 डिग्री में क्या है, 23 डिग्री झुका हुआ है। तो देखेंगे, ये देखिए 23 डिग्री झुका दीजिए। अब उसके बाद बचा कितना? 66.5 डिग्री बचा। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत जान गए तो ठीक है, नहीं हम इस पर यहाँ देखते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों, पृथ्वी की दो गतियां हैं। एक है घूर्णन गति, जिसे दैनिक गति कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक, तो दिन रात होगा। क्या होगा? दिन रात। लेकिन अगर पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो वो क्या होगा? वो वार्षिक गति, यानी उसमें मौसम में परिवर्तन होगा। सूर्य का जब चक्कर लगाएगी तो मौसम में परिवर्तन होगा। लेकिन जब खुद पे घूमेगी ना, अपने अक्ष पे घूमेगी, तो वो क्या होगा? दिन और रात होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं सच बताऊं, अगर मैं अभी ऑनलाइन मैंने एक दो बार आपको पढ़ाया है, और तो उसमें मैं खुद सामने था, तो उसमें मैंने आपको बताया है बहुत बेहतरीन तरीके से, एग्जाम्पल लेकर सेट किया हूँ, सारी चीज़ें मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया है। एक प्ले लिस्ट बनी है, बोर्ड की क्लासें हैं उसमें, 18-19 क्लासें हैं। आप जाके देखिएगा, वो जितने टॉपिक पढ़ाए हैं एकदम सॉलिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतर, क्योंकि वो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है ना, तो उसमें साक्षात मैं हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने अच्छे से कवर की है। एग्जाम्पल सेट किया हूँ, डिब्बे के साथ डिब्बा उठाया, फिर उसमें बताया हर चीज़। तो थोड़ा देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ना। तो देखिए, घूर्णन गति से क्या होता है, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन। इसके कारण दिन व रात होते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो ये तो हम बताए हैं कि पृथ्वी अगर घूम रही है अपने, तो उसे दिन ही रात होता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक पश्चिम से पूर्व और एक दिन रात, घूर्णन से ये। अब देखिए, परिक्रमण यानी वार्षिक गति। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरे करने में लगभग कितना? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं, मतलब इस गति के कारण ऋतुएं बदलती हैं। मैंने बताया ना, जैसे सर्दी, गर्मी, बसंत, ये सारी चीज़ें इसी से होती है, यानी ऋतु बदलता है। अब देखिए दोस्तों, अभी आगे देखेंगे चित्र के थ्रू, तो कैसे होता है तो बताएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो एक वार्षिक गति पूरा करने में उसे कितना समय लगता है, मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो 365 दिन 6 घंटे। तो अगर 4 बार हम आए, मतलब अगर देखें तो 4 साल 6 चौको 24, यानी एक दिन ऐड हो जाएगा तो 66, यानी 366 दिन हो जाएंगे। तो यही लीप वर्ष हमारा कहलाएगा। तो 4 वर्ष में इसीलिए लीप वर्ष आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ उपसौर अपसौर, मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी देखिए, वहाँ उपभू था और अपभू था। जब नज़दीक है तो उपभू, दूर है तो अपभू। यहाँ देखिए, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, 3 जनवरी को होता है, और 4 जुलाई को ये होता है अपसौर। इसे अपहेलियन कहते हैं, इसे पेरीहेलियन कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी पर होते हैं तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो होती है 4 जुलाई को होती है दोस्तों। अगर हम बात करें एपिसाइड रेखा, तो देखिए उपसौरिक व अपसौरिक को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी ना, सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे एपिसाइड रेखा कहते हैं। देखिए हम बता रहे हैं कैसे, ऐसे न समझ पाएंगे।
देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, इसमें ना अलग बताते हैं। देखिए ये हमारा मान लीजिए सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा दूर कर देते हैं। ये 4 जुलाई की स्थिति है ये, और यहाँ मान लीजिए पृथ्वी यहाँ भी है, और ये 3 जुलाई की स्थिति है। दोस्तों आप एक सॉरी 3 जनवरी की है, तो आप बताइए ये दूरी अधिक है और ये दूरी कम है। अब यही दूरी और कम है तो इसे मिला दे अगर हम ये पूरी रेखा, तो इसे एपिसाइड रेखा कहते हैं। समझ में आएगी नहीं? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, देखिए प्रयागराज में आज आंधी तूफान सुबह सुबह ही आ गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो वीडियो बना देते हैं, नहीं फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए बना रहे। थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आ रही होगी तो मैनेज कर लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें मौसम, देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर, ये देखिए ये हम बता रहे हैं कि जैसे ऋतु कैसे बदलता है। देखिए यहाँ देखिए उत्तरी शरद ऋतु है, 22 दिसंबर संक्रांति है। उसके बाद पृथ्वी, देखिए इसमें इतना अच्छा दिया नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, ये 22 दिसंबर है, यहाँ क्या है 22 दिसंबर। उसके बाद देखिए यहाँ शरद ऋतु पतझड़ आ गया, तो ये 21 मार्च को विषु होता है और 23 सितंबर को विषु होता है। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस कंडीशन को विषु कहते हैं। तो देखिए 21 मार्च 23 सितंबर को बराबर है। उसके बाद जब इधर देखेंगे तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा दिखा रहा है, ये दक्षिणी शीत। देखिए दोस्तों मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगा तो वहाँ गर्मी होगी, दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेगा तो वहाँ ठंडी होगी, मतलब दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेगा तो वहाँ गर्मी होगी। यानी देखो एक समय में सूर्य एक ही जगह होता है। अब देखिए मैं अपने हिसाब से बताऊँ, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और ये हमारे क्या है 0 डिग्री इक्वेटर है। देखिए आपको पता है कि सूर्य 21 मार्च को यहाँ रहता है, कहाँ इक्वेटर पर रहता है। देखिए मैंने पेन टाइप का यूज नहीं किया है क्योंकि बारिश हो रही है और अंधेरा है, बिल्कुल दिखाई देगा नहीं तो फिर बनेगी नहीं वीडियो ना, तो इसीलिए थोड़ा मैनेज करेंगे। तो अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए 21 मार्च को यहाँ है, इक्वेटर पर सूर्य है। लेकिन अब बताइए उत्तरायण होने लगेगा, सूर्य उत्तरायण होगा कि नहीं? इस समय सूर्य क्या है उत्तरायण हो रहा है, इसीलिए देखोगे भारत में गर्मी हो रही है कि नहीं। भारत में क्या हो रही, गर्मी हो रही। एक सेकेंड हम इधर बनाएं तब थोड़ा दिखे आपको। देखिए भारत में क्या हो रही, गर्मी हो रही इस समय। थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों लेकिन समझ में आ जाएगा चीज़ें। देखिए 0 डिग्री यहाँ है। अब देखिए 21 मार्च को यहाँ है हम, 21 मार्च के बाद थोड़ा बस एक सेकंड समझना है आपको कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यानी सूर्य अब उत्तर की ओर रहा है और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य चला आएगा। और हम पता है कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत से अगर कर्क रेखा गुजरती है तो यानी 21 जून में या जनवरी में आप देखेंगे कि वहाँ लो प्रेशर बनेगा, तो लू चलने, अब वहीं से देखो लू चलने लगी है, चलने लगी कि नहीं, यानी इतनी गर्मी पड़ने लगी है दोस्तों क्योंकि सूर्य इस समय उत्तरायण हो रहा है। अब सोचो मई जून ये सब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो ज़्यादा हो रही गर्मी, वो मानते हैं हम, लेकिन सूर्य उत्तरायण हो रहा है। ठीक, अब देखिए उत्तरायण हो रहा है, उसके बाद आप देखेंगे 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होगा। तो ये जब दक्षिण की ओर आएगा दोस्तों तो यहाँ 23 सितंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 23 सितंबर। जब 23 सितंबर आएगा तो हल्का हल्का दिखोगे हमारे यहाँ ठंडी होना शुरू हो जाएगी सितंबर में। उसके बाद ये सूर्य जो है मकर रेखा पर चला जाएगा और 22 दिसंबर को कहाँ पहुँच जाएगा, मकर रेखा पर पहुँच जाएगा। ये जब सूर्य मकर रेखा पर होगा तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, ठंडी होगा। जैसे इस समय हमारे यहाँ गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ठंडी है। समझा कि नहीं। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का सारा खेल है दोस्तों, और वही है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो उस हिसाब से भी हो जाएगा। समझा कि नहीं, ऋतुएं परिवर्तन होंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस फिगर में थोड़ा कम समझ पाएंगे ना दोस्तों। अभी देखिए सामने बोर्ड होता तो और भी बेहतर तरीके से हम आपको बताते, ये चीज़ है थोड़ा। अगर मान लीजिए पृथ्वी टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है, ये वाला पोर्शन है ठीक, और हम मान लेते थोड़ा झुकी, तो देखोगे ये वाला पोर्शन जो है इसमें जो है इस वाले पोर्शन में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब इधर ही पृथ्वी घूम के आएगी तो देखोगे कि ये वाला आगे का जो पोर्शन है, यानी जो इधर का है वो यहाँ आ गया है। समझ में आया कि नहीं। तो देखो अभी तक इसमें जो है गर्मी थी, लेकिन जब ये घूम के आया तो यहाँ गर्मी आ गई, यानी इसमें जब ठंडी थी तो यहाँ गर्मी, मतलब इसमें जब गर्मी थी तो यहाँ ठंडी थी, अब यहाँ गर्मी है तो यहाँ ठंडी हो जाएगी। तो वही है जो मैंने आपको बताया है खेल। और यहाँ इक्वेटर पे बराबर, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य और जो है मतलब पृथ्वी पर चंद्रमा, सूर्य की किरणें बराबर पड़ती हैं। समझ आया कि नहीं। तो यहाँ दिन व रात बराबर होते हैं और गर्मी और सर्दी दोनों बराबर होते हैं, यानी ना गर्मी होती है अधिक न सर्दी होती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्रॉपर पड़ता है। आई होप समझ में आ गया होगा दोस्तों, इतना बड़ा वो नहीं। हम चलते हैं आगे, अक्षांश देख लेते हैं। विषुवतीय या विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में भूमध्य रेखा समानांतर स्थित काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो इसके जो समानांतर है ये 0 डिग्री है, तो विषुवत रेखा के
आगे जो समानांतर है ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। समझ में आ गया नहीं दोस्तों। अब देखिए अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं हमें ताप को बताती हैं, यानी तापमान को। यानी 0 डिग्री पर अगर हम हैं तो यानी गर्मी अधिक होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे यानी हमारा जो है अक्षांश बढ़ता जाएगा तो हम देखेंगे 90 डिग्री अक्षांश पर क्या होगा, एकदम ठंडी हो जाएगा, यानी बर्फ जमा रहेगा, आर्कटिक व्रत आ जाएगा। और इधर हम नीचे आएंगे तो इधर भी, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें तापमान को बताता है कि 0 डिग्री पर ज़्यादा गर्मी है, उसके ऊपर हम बढ़ते जाएंगे तो गर्मी थोड़ा कम होती चली जाएगी, ये हमारा ताप को बताता है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं, यहीं अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं इस तरह आप देखे होंगे दोस्तों, ये जो देशांतर रेखाएं होती है ये समय को बताती हैं। किसे, समय को। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, दोनों याद रखेंगे, मैं यही डिस्कस कर दिया। अब हम डायरेक्ट बढ़ते चलेंगे। देखिए यहाँ लिखा है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश। बिल्कुल बच्चों वाली बात है, समझ में आ गया होगा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस स्थिति पर सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी दोस्तों जैसे ये है तो 0 डिग्री यहाँ है, तो इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री है ना, वो क्या है, कर्क रेखा है। और इसके दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है दक्षिण में, वो है मकर रेखा है। ठीक दोस्तों। देशांतर रेखा क्या है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। मान लीजिए ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी, इनको मिलाने वाली जो रेखाएं है ना, वो काल्पनिक जो रेखा है वही है दोस्तों देशांतर रेखा। देखिए ये एक ही बिंदु से निकलती है, यहाँ से ही निकलती है दोस्तों, ये मान के चलिएगा। ठीक, इस तरह। अब देखिए यहाँ बन नहीं पा रहा है थोड़ा हाथ से, तो आप थोड़ा समझ गए होंगे चीज़ें। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये समानांतर नहीं होती। ये देखिए अगर हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं समानांतर होती कि नहीं दोस्तों, वो अलग बात है कि विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, उसके बाद छोटी होती चली जाती, लेकिन समानांतर है। लेकिन यहाँ जो है अगर हम बात करें देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, इन रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। लंबाई तो बराबर होंगी लेकिन समानांतर नहीं होती। और जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या है कि इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है। अक्षांश की लंबाई बराबर होती है, नहीं होती है। तो थोड़ा लॉजिकल सोचना होगा। यहाँ लिखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान माध्यान्ह रेखा माना गया है, तथा इसके देशांतर का मान कितना है, 0 है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला है प्रधान मध्यान्ह रेखा के बाईं ओर रेखाएं पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर रेखाएं जो है पूर्वी देशांतर हैं। बिल्कुल सिंपल बात यह है कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो हम मान लें कि ये 0 डिग्री है, तो इसके इधर जो है पूर्वी देशांतर है, इसके पश्चिम में पश्चिमी देशांतर है, इसलिए भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। समझा कि नहीं। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, ये याद रखना। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है, तथा इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। कर्क संक्रांति कब होता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सही बात है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, इस दिन मकर संक्रांति होती है। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है विषुवत। विषुव क्या है, यह पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, तो उसे ही विषुव कहते हैं। और ये दो स्थिति कब होती है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को स्थिति होती है। इसे क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें तो नोट क्या है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। देखिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी ना हो दोस्तों, आप देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए पृथ्वी इस तरह झुकी है और हम मान लें कि ये मतलब इस तरह अगर पृथ्वी होती इस तरह, तो देखिए इस तरह अगर पृथ्वी होती तो जितने दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होता कि नहीं। लेकिन दोस्तों झुकी होने के कारण आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ अगर प्रकाशित है सूर्य के प्रकाश से, तो ये वाला नहीं प्रकाशित है कि नहीं, बताइए। तो यहाँ देखेंगे कि दिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब ये घूमेगी पृथ्वी तब देखोगे ये वाला भाग पूरा प्रकाशित हो जाएगा, ये नहीं होगा। समझे कि नहीं। तो थोड़ा बहुत यही रीजन है, तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। देखिए अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की बात करें, तो जब कभी दिन के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ सन बना दीजिए, यहाँ पृथ्वी बना दीजिए और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो आप देखिए बीच में अगर यहाँ चंद्रमा आ गया, यहाँ क्या आ गया, चंद्रमा आ गया, तो ये ढकने की कोशिश करेगा। ठीक, मतलब सूर्य ग्रहण
यानी सूर्य में ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा तो पृथ्वी पर पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, आएगा नहीं आएगा। अब देखिए इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, और ये कब होता है तो अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या को। लेकिन जब चंद्रमा मान लो यहाँ हो और पृथ्वी बीच में आ जाए सूर्य के, तो ये जो होगा तो ये पूर्णिमा के दिन होगा, और इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। यानी अब ग्रहण लगा है चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा पर अब जो है चंद्रमा सॉरी दोस्तों, ठीक। अब देखेंगे कि चंद्रमा पर सूर्य का मतलब इसका सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा है, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण, और या फिर मतलब हम इस तरह कहें कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, अमावस्या होता है, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। समझे कि नहीं? जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। जब पूरा सूर्य का कुछ भाग के लिए छिप मतलब कुछ समय के लिए छिप जाता है पूरा सूर्य, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अधिकतम एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण होते हैं। अगर हम आगे बात करें चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, अगर हम बात करें दोस्तों, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। जिस तरह मैंने मैप बनाया वैसे बना लीजिएगा इस तरह, और अपने अपने सिचुएशन दिखा दीजिएगा अपने हिसाब से, कभी भूलेंगे नहीं। मैं तो ये 2020 के आसपास पढ़ा था एक बार, तब से वैसे माइंड में है, तो हमेशा इसे बताता भी हूँ दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें तो जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्येक जो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण होता है। कितनी बार? 3 बार। और जबकि सूर्य ग्रहण 5 बार होता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक व पूर्ण हो सकता है, जैसे इसमें वरुण ग्रह लिखा है। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर है। इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, व पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर या बेरिंग स्ट्रेट, उसके बाद प्रशांत सागर से गुजरती है। इसका निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन में किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है दोस्तों। ठीक, कहाँ कहाँ से गुजरती है? आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, कई बार पूछा है। उसके बाद प्रशांत सागर। ठीक, अगर हम बात करें नोट, बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, ये भी पूछा गया है। विश्व को 24 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है। यूएसए में आधिकारिक तौर पर 9 टाइम जोन है, लेकिन 2 अनाधिकारिक टाइम जोन है। इस तरह वहाँ कुल कितने हैं तो 11 हो जाएंगे। रूस को 11 टाइम जोन में तथा ऑस्ट्रेलिया को 8 टाइम जोन में बांटा गया है। और जो है सर्वाधिक तो फ्रांस में 12 है दोस्तों, ये याद रखना है। देखिए पूछ भी लिए एमटीएस में। ठीक, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम रेखा कहीं से गुजार रहे हैं लेकिन उसका क्षेत्र कहीं अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, तो हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है, तो टाइम जोन अलग अलग बनाना पड़ता है थोड़ा। जैसे अपने यहाँ भी मांग होती है कि हम पूर्वोत्तर भारत का अलग टाइम जोन कर दें, क्योंकि वहाँ दिन पहले हो जाता है दोस्तों, 2 घंटे पहले वहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है तो दिन 2 घंटे लेट शुरू होता है। तो दोस्तों टाइम तो एक ही है, लेकिन दिन वहाँ पहले शुरू है, रात बाद में होती है, मतलब रात भी पहले हो जाती है। तो ये देखना होगा कि टाइम लोन इसे ही मतलब बांट दें, अगर हम वहाँ का टाइम अलग कर दें, यहाँ का टाइम अलग कर दें, तो लेकिन चुनौती भी है, तो वो चुनौती हम फिर पढ़ लेंगे किसी दिन। देखिए अभी चुनौती क्या है मैं बताऊँ, क्योंकि पूर्वोत्तर है, अगर चुनौती ये आ जाएगी कि अगर हम मतलब बांट देंगे तो उसे फील ही नहीं होगा कि हम भारत से हैं। समझ में आया कि नहीं? वो छोटा मतलब छोटा सा हमारा हिस्सा है इधर पूर्वोत्तर, तो वो थोड़ा मतलब हमारे टच में हमेशा बना रहे। तो ऐसे बहुत सारी वजह है दोस्तों, वो मेंस पे फिर चले जाएंगे आप। देखिए अगर हम बात करें ब्रिटेन में 9 टाइम जोन है। छोटे से देश डेनमार्क में 5 टाइम जोन है। प्रत्येक टाइम जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ तापमान अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। ताप गठबंधनों का प्रादेशिक विवरण अगर हम बात करें तो देखिए विषुवतीय प्रदेश है, अंतरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय। देखिए उष्ण मतलब गर्म और कटिबंधीय मतलब क्षेत्र, तो जो गर्म क्षेत्र होगा तो उसे उष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण तो इसमें मतलब जो है अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा गर्म, यानी उप मतलब थोड़ा कम हो जाए। जैसे राष्ट्रपति तो मेन है, उपराष्ट्रपति उनसे थोड़ा कम, तो उपोष्ण तो मेन गर्म है बहुत ज्यादा, और उपोष्ण यानी उपधन उष्ण तो उप लग गया ना तो उससे थोड़ा कम। शीतोष्ण यानी शीत प्लस उष्ण
टुंड्रा प्रदेश यानी ऊपर हम चले जाएंगे ध्रुवीय प्रदेश। तो ये 7 है दोस्तों, थोड़ा याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये आर्कटिक वृत्त है हमारा, ये 23.5 कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, उष्णकटिबंधीय है, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय है, ये उत्तरी शीतोष्ण है, ये दक्षिणी शीतोष्ण है, दक्षिणी शीत है, वो ये है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विषुवतरेखीय प्रदेश, यह विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। यहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है। ऐसे वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। देखिए दोस्तों, अगर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगे विषुवत रेखा पर, तो अगर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जलवाष्प अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होगा कि नहीं, संघनन होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। इसीलिए विषुवत रेखा के पास हमेशा मतलब डेली दोपहर 2 बजे बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय की बात करें तो दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री से 25 डिग्री 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान घटता जाता है। गर्मियों में दिन की अवधि 14 घंटे और सर्दियों में इसकी जो है रात की अवधि कितनी होती है, तो 14 घंटे होती है। अगर हम बात करें उपोष्णकटिबंधीय की, तो इसका विस्तार 25 से 45 है। देखिए ये नया मतलब कॉन्सेप्ट है, पहले जो है नॉर्मल बांटे थे, अब ये नया जो है शोध से इस तरह कर दिया है इसमें। तो अगर हम बात करें सूर्य की किरणों की अपेक्षा के अत्यधिक तिरछेपन के कारण सर्दियों में तापमान अधिक कम हो जाता है। सूर्य का तिरछापन है तो तापमान सीधी सी बात है कम प्राप्त होगा। देखिए मैं ऐसे बना दूं एक चित्र आपको और अच्छे से समझा दूं। दोस्तों थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्या? अगर कम आ रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, थोड़ा मैं और कोशिश करूंगा। वैसे मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ आपको, जो चीज़ें मैं जितनी जानता हूँ उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमें पास टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि हमें पढ़ाना यही बुक पढ़ाना है, इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं खुद का भी अपनी चीज़ें पढ़ाऊँ, खुद के जो नोट्स हैं उनसे अगर मैं चीज़ें लूँ तो बहुत ज़्यादा है, फिर ख़त्म ही ना होगी जल्दी, 2-3 महीने कहो लग जाए इसी में, ज्योग्राफी में ना। तो इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, आप देखिए जैसे सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश तो ऐसे चलेगा कि नहीं, इस तरह चलेगा। तो आप खुद देखेंगे कि सबसे सीधा प्रकाश कहाँ पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, सीधा प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ रहा है, अटैक कर रहा है कि नहीं सीधा। तो सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें यहाँ, फिर देखो तिरछापन आ गया ना, अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ही नहीं ज्यादा, तो ये सब बर्फ में तब्दील है। इसीलिए तो देखोगे कि नहीं दोस्तों, तो ये चीज है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश वहाँ कम पड़ेगा तिरछापन के कारण। अगर हम आगे बात करें शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, दोनों गोलार्ध में 45 डिग्री से 66.5 अक्षांशों के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए उसके बाद टुंड्रा प्रदेश आ जाता है। टुंड्रा प्रदेश शीतोष्णकटिबंधीय तथा ध्रुवीय प्रदेशों के मध्य स्थित है। सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती हैं कि अधिकांश भागों में प्रायः धरातल के समानांतर हो जाती हैं। इसके कारण सूर्यातप कम मिल पाता है, जिससे तापमान अत्यधिक कम प्राप्त होता है। अब सूर्यातप कौन सी बीमारी है? देखो दोस्तों, सूर्यातप कुछ नहीं है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है ना, संपूर्ण प्रकाश जो सूर्य से आता है उसे ही हम सूर्यातप कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझो, ठीक दोस्तों। यानी हम बात करें तो जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना, वही सूर्यातप है। देखिए जो सूर्य से प्रकाश आता है दोस्तों, तो वो किस में आता पता है? उसका जो अगर हम बात करें तो किस में आता है, अरे यार इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ, यानी शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है लघु तरंग दैर्ध्य। हाँ, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में सूर्य का प्रकाश आता है दोस्तों। लेकिन जब जाता है ना पृथ्वी से वही चीजें किरणें, तो वो लॉन्ग वेवलेंथ में जाती हैं, यानी दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जाती हैं। ठीक, ये थोड़ा समझ के चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ये लेकिन थोड़ा डीप में हो जाएगा, मैं इसे पूरी कहानी फिर बताने लगूंगा। लेकिन मैं ऐसे बता दिया कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में जैसे आपको नजर आएगा, छोटा छोटा इस तरह चलता है। लेकिन जब वो छोड़ता है ना, तो वेवलेंथ मतलब लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में, तो ये अवरक्त हो जाता है। वो आप सुने मतलब जानेंगे, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे आगे तो और भी चीजें समझेंगे। देखिए अगर हम बात करें ध्रुवीय प्रदेश, यह प्रदेश उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के चारों ओर फैला हुआ है। सूर्य कभी क्षितिज पर प्रकट नहीं हो पाता है। सूर्यातप के अभाव के कारण दैनिक तापांतर नगण्य हो जाता है। यहाँ पर 6 माह की रात होती है तथा 6 माह का दिन होता है, ये भी याद रखेंगे। अगर हम आगे बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो देखिए पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। भू यानी क्रस्ट, भूपर्पटी, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक, केंद्रीय भाग हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे दोस्तों
मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था, क्या बताया था, देखिए यहाँ देखोगे अगर आप, तो ये जो है ये ओशन है हमारा। अब देखिए ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बना है, ये क्रस्ट जो हमारा ऊपर का, देखिए ये पूरा क्रस्ट है हमारा, ये हमारा पूरा ऊपर का क्रस्ट है। ये मैंने आपको बताया था कि ये सिलिका यानी बेसाल्ट से बना है, सॉरी उसे ग्रेनाइट से बना है, या मान लीजिए हाँ ग्रेनाइट मान लीजिए, कोई दिन का नहीं। और ये जो बेसाल्ट से बना है, ठीक। अब देखिए ये उठा है क्योंकि इसका घनत्व तो कम है, लेकिन ये पतला है दोस्तों क्योंकि इसका घनत्व तो अधिक है। आप देखेंगे तो ये जो ओशन यानी महासागरीय क्रस्ट है, इसका घनत्व जो है दोस्तों बहुत अधिक है। घनत्व जब अधिक होता है तो कोई चीज़ पतली हो जाती है, और घनत्व अगर जो है कम है तो वो चीज़ फूली हुई नजर आती। तो इसका घनत्व कम है, ठीक, तो ये मतलब ऊंचा उठा हुआ है, घनत्व इसका अधिक है तो ये बैठी हुई है, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ है, थोड़ा रख के चलिए। देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट से बना है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है लिथोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर है, एथनोस्फीयर है। उसके बाद मेंटल में हम चले जाते हैं 2900 किलोमीटर, ठीक। फिर मेजोस्फीयर हम इसे कहते हैं। फिर ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ नीचे निकिल होता है, आयरन और निकिल, जैसे निफे नहीं तो ये निकिल होगा, निफे यानी आयरन। सियाल सीमा यानी सिलिका और एल्युमिनियम हो जाएगा सियाल। फिर सीमा हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाएगा सियाल, सीमा, निफे ना, ये चीज़। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको और समझना होगा कि जब हमारी पृथ्वी बन रही होगी, आग का गोला रही होगी, तो उस समय क्या हुआ होगा कि मतलब भूपर्पटी हमारी जल्दी, मतलब उसके बाहरी जो बाहरी वातावरण है, सॉरी जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी ये पूरी गर्म है, तो बाहर बाहर जल्दी ठंडा होगा कि नहीं दोस्तों। अब ये बाहर का पोर्शन जल्दी ठंडा हो गया, और जो चीज़ें मतलब वजन थी वो चली गई कोर में, नीचे चली गई, और जो चीज़ें हल्की थी वो ऊपर आ गई। तो सियाल इसीलिए तो ऊपर, एल्युमिनियम है, सिलिका है, हल्की है तो ऊपर आ गई। नीचे निकेल और जो है आयरन है, सल्फर है, तो ये भारी थी तो नीचे बैठ गई, समझा कि नहीं। तो यही वजह है कि झुकी हुई है पृथ्वी हमारी, आप देखेंगे, क्योंकि जब ये बन रही होगी, अब बताइए मान लीजिए हल्की चीज़ें ऊपर हैं, भारी चीज़ें नीचे हैं, तो थोड़ा झुकेगी, है ही, झुक जाएगी नहीं, उल्का पिंड का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन ये थोड़ा समझना होगा आपको कि जब पृथ्वी गर्म थी और जब ये ठंडी हो रही थी, तो ठंडी होने के क्रम में इसका जो बाहरी पोर्शन था वो जल्दी ठंडा हो गया, इसलिए आंतरिक पोर्शन देखोगे कि बहुत मतलब गर्म है दोस्तों। ये जो इनर कोर हमारा ना बहुत गर्म है। इसमें रीजन इसके कई सारे हो सकते हैं, क्योंकि घनत्व इसका बहुत अधिक है, क्योंकि पूरा दबाव भी नीचे है, तो घनत्व जब देखिए पूरा दबाव मतलब पूरा दाब जो है नीचे लग रहा है, जब दाब लगेगा तो सीधी सी बात है तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व तो है ही है, समझा कि नहीं। तो ये चीज़ है, आप देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता चला जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर दाब भी बढ़ता चला जाता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर ताप क्यों नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो यही वजह है। तो थोड़ा आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। उस क्रम में हो सकता है कभी कभी मतलब मुँह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरी दिली इच्छा होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा बता दूँ। केवल फैक्ट ही नहीं दोस्तों, और भी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए यहाँ पे वैसे समझ में आया होगा जो चीज़ें अभी बताया हूँ। यहाँ देखिए भूपर्पटी यानी क्रस्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। किससे? बेसाल्ट से। इसके दो भाग हैं, एक सियाल है, एक सीमा है। देखिए भूप्रपटी दिया है, जबकि आप सुने होंगे। अब देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ही अंदर तक चले गए हैं, यानी बहुत डीप में पढ़ाने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा। सियाल क्षेत्र में सिलिका एल्युमिनियम है तथा सीमा क्षेत्र में सिलिका मैग्नीशियम की बहुलता। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया। देखिए भूप्रपटी की रचना सामग्री ये दोस्तों बहुत ज़्यादा है। देखिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, OCL। क्या बना था? OCL मतलब हाँ ऐसे याद कर ले, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आराम से सही करेंगे। ओ मतलब ऑक्सीजन, तो भूपर्पटी यानी जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी क्रस्ट है ना, उस पर सबसे ज़्यादा क्या है? तो ऑक्सीजन है 46%। सियाल है, सिलिका है दूसरे नंबर पर 27% लगभग, और उसके बाद एल्युमिनियम है लगभग 8%। देखिए आपको ये नहीं याद करना है, लेकिन जो हम ट्रिक बताए हैं OCL ये याद रखें, कई बार एग्जाम में आता, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, याद रखेंगे तो। अगर हम बात करें मेंटल की ओर चलते हैं तो 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसी में दोस्तों मैग्मा चैम्बर होते हैं। देखिए जो सॉरी दोस्तों, जबान थोड़ा उस पर जो है दांत रख गया है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो छोड़ो देखिए मेंटल में अगर हम बात करें तो ये क्या है, यहाँ मैग्मा चैम्बर होता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% भाग घेरे हुए है। क्रस्ट मेंटल को मोहो संबद्ध
असंबद्धता अलग करती है, मतलब एक होती है मोहो की असंबद्धता रेखा, तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है ये दोस्तों। तो ये खोज कौन किए होंगे? मोहो, तो इन्हीं के नाम पे ये हो गई। समझा कि नहीं? तो ऐसे ही याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा बहुत कम दिया है मात्रा में, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। ठीक दोस्तों, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ेंगे कभी ना कभी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। केंद्रीय भाग की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकिल आयरन से बना है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव तथा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे है। इसे निफे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? निफे। अब हम चट्टान पे चले जाते हैं। चट्टान क्या है दोस्तों? पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती है। देखिए अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए दोस्तों। यहाँ देखिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, मैग्मा चेम्बर है, मान लीजिए मैग्मा चेम्बर है, संवहन धाराएं चलती हैं पृथ्वी के मतलब अंदर। अब ये चल रही धीरे धीरे, तो जब देखेंगे आप ये मतलब चल रही, तो अचानक से अगर मौका पाएगा, अगर कहीं पे चट्टान कमजोर हुई तो ये फट से बाहर निकलेगा। तो जब ये बाहर निकला तो दोस्तों देखिए मैग्मा फैलना शुरू हो जाएगा चारों तरफ। देखिए पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप है ना, वो मैग्मा कहलाता है। चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या कहलाता है? मैग्मा। और वही मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और वही लावा जब बहुत समय तक होता है तो ताप दाब सब मिला करके वो चट्टान में तब्दील हो जाती है। समझ में कि नहीं? अब देखिए दोस्तों, यहाँ समझिए, ये जो है हमारा यहाँ से विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। अब ये विस्फोट से जो चट्टान बनेंगी वो अग्नेय चट्टान होंगी। आप बताइए, अगर ये देखिए खूब गर्म है मैग्मा, ठीक, और बाहर निकला है, तो इसमें कोई जीवाश्म आपको मिलेगा? जीवाश्म नहीं मिलेगा। यानी जीवों के अवशेष मिलेंगे, पेड़ पौधों के अवशेष मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी गर्म मात्रा में है, कुछ ना मिलेगा। तो इसमें अग्नेय चट्टान में कोई जीवाश्म नहीं होता है। उसके बाद देखो ताप दाब ये सब पड़ेगा, बारिश होगी, हर चीज मौसम का प्रभाव पड़ेगा, तो ये अपने स्थान पे टूटे फूटेगी कि नहीं? अब ये टूट फूटेगी तो ये तलछट के रूप में टूटी फूटी, उसके बाद एक जगह ये मतलब जो है परत दर परत जमा होती चली जाएगी, तो ये अवसादी चट्टान कहलाएगी। अब इस पे बहुत ज्यादा दाब पड़ेगा तो ये रूपांतरित हो जाएगी, यानी रूपांतरित चट्टान कहलाएगी। ठीक, उसके बाद फिर ये मैग्मा में तब्दील हो जाएगी, फिर विस्फोट होगा, फिर मतलब ये धीरे 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 कुल मिला के कहानी इस तरह चलना शुरू हो जाएगी। ठीक, ये सर्कल लिखा है द रॉक सर्कल, तो ये कहानी है, ऐसे चलना। अब देखिए मैं एक वर्ड आपको यहाँ पे कि चट्टान, देखिए जब चट्टान अपने ही जगह पे टूटना फूटना अपने ही जगह पे होता है ना, चट्टान का अपने ही जगह पे टूटना फूटना कहलाता है अपक्षय। लेकिन अब देखिए वो टूटती फूटती कैसे है मैं बताऊँ आपको। देखिए कहीं तापमान कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस पर, कभी नहीं पड़ता है। ठीक, कभी बारिश पड़ती है उस पर तो कभी नहीं होती है, मतलब कभी बारिश कभी धूप। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो भौतिक चीजें हैं ना हमारी, वो भौतिक चीजों से प्रभावित हो रहा है, तो इसकी वजह से उसका टूटना क्षरण होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो लोहे में जंग लग जाता है, अगर धूप में रख दो छत पे लोहा, तो देखो कि कभी बारिश होगी कभी धूप पड़ेगी, और जो रसायन प्रक्रिया मतलब रासायनिक जो क्रियाओं द्वारा मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे उसका क्षरण होने लगता है। तो वो देखिए चट्टानों का अपने ही जगह पे टूटना फूटना क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है दोस्तों? अपक्षय। लेकिन वो चट्टान जो अपने ही जगह पे टूट फूट गई हैं, उसे हवा द्वारा, पानी द्वारा, ठीक, हवा या पानी, वह बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके द्वारा जब वो टूटी फूटी चट्टान अपना स्थान छोड़ करके एक दूसरे स्थान पे जाके हो जाए तो उसे अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको बताऊँ कैसे याद रखिए। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी है। हम मतलब ये हमने सोचा दोस्तों, क्योंकि मैं कॉलेज गया था पढ़ाने, तो वहाँ बच्चे समझ ना पा रहे थे, तो मैंने ये माइंड लगाया तो ये एकदम दिमाग में सेट हो गया। देखिए अगर हम बात करें तो अगर हम टॉफ़ी खा रहे हैं, ठीक, एक टॉफ़ी है हमारे मुंह में, हम खा रहे हैं, तो अगर हम टॉफ़ी अपने ही मुंह में थड़ मतलब उसे हम कूच दिए और वो अपने मुंह में रखे हुए हैं यानी माउथ में, तो वो क्या हो गया? उसका अपक्षय हो गया। यानी एक टॉफ़ी थी उसे हम तोड़ फोड़ दिए अपने दांतों के थ्रू, और लेकिन अभी गली नहीं है पूरी, वो हमारे मुंह में रखी हुई है, तो यानी उसका क्या हो गया? अपक्षय हो गया। यानी चट्टान का अपने ही स्थान पे टूटना फूटना क्या कहलाता? अपक्षय। तो हो गया ना अपक्षय। हमने जो है मान लीजिए चट्टान को तोड़ दिया, यानी टॉफ़ी को मान लीजिए अपने स्थान पे टूट गई, लेकिन अगर उस टॉफ़ी को हम धीरे धीरे अपने मतलब जो है ग्रासनली से होते हुए पेट की ओर ले जाएं, तो वो क्या हो जाए? अपर्दन हो जाएगा उसका, यानी वो वहाँ से हट गई। जैसे मान लीजिए टॉफ़ी यहाँ पे है,
इसे हम तोड़ फोड़ दिए छोटे छोटे पार्ट में। अब ये ग्रास नली के होते हुए जब ये जा रही है ना, तो ये अपर्दन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? अपर्दन कहला रहा है। और ये जहाँ पे अभी पेट में जाके बैठ जाएगी मान लीजिए, तो ये निक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निक्षेप, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको न मिलेगा, और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। चट्टान का जब एक ही मतलब जैसे मान लीजिए ये तलछट है, ठीक, ये देखिए टूटी फूटी है तो इसका अपक्षय हो गया है। ये बह रही है जब, तो ये अपर्दन है। लेकिन जब एक जगह पे जाके मतलब बैठ जाए, रह जाए, तो ये क्या हो जाएगा? निक्षेपण हो जाएगा। समझ कि नहीं? ये इजी है, थोड़ा समझ लीजिएगा दोस्तों। वैसे मैंने कोशिश अपनी पूरी की है कि आपको समझ में आई हो चीज़ें। अब देखिए थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। अग्नेय चट्टान की बातें करते हैं। यह मैग्मा व लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायराइट से ग्रेबो है। दोस्तों जो बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट और ग्रेनाइट में आप देखेंगे तो जो हमारे छत पे पड़ती है ना सीलिंग, तो उसमें यही गिट्टी यूज होती है। अगर हम बात करें, अग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न होती है। इसमें लोहा मिलता है। देखिए जीवाश्म रहित, मैंने कहा ना इसमें जीवाश्म नहीं होता है। इसमें लोहा होता, निकिल होता, तांबा होता, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम, सोना, प्लेटिनम, लोहे तथा चुंबकीय लोहा पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से। अवसादी चट्टान की हम बात करें दोस्तों, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं। बाद में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया, मैंने बताया ना, बाद में दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारणों द्वारा ठोस परत में निर्मित हो जाती है। इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, ये सब क्या है? अवसादी चट्टान है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि चूना पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? आ जाएगा बीच में चूना पत्थर लिख के, तो लगाना पड़ेगा ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान। अवसादी चट्टानें जो है परतदार होती हैं दोस्तों, परत दर परत जो है होती है। अगर हम बात करें, इसमें जीवजंतु व वनस्पति के जीवाश्म होते हैं। सही बात है। इन चट्टानों में लौह, अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। अगर हम बात करें, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दामोदर, महानदी, गोदावरी बेसिनों में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कायांतरित या रूपांतरित। कायांतरित यानी अपना काया ही पलट दिया उसने, शरीर ही रूपांतरित कर दिया। ठीक, रूपांतरित मतलब अपना वो चीजें बदल दिए। तो देखिए अवसादी चट्टान व अग्नेय चट्टान का जो रूप परिवर्तित हो जाए, किसके कारण? ताप, दाब व रासायनिक क्रियाओं के कारण अवसादी व अग्नेय चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे स्लेट, संगमरमर, शिस्ट आदि। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। देखिए स्लेट निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान है। पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी की रूपांतरित चट्टान है? तो स्लेट है। अब ज्वालामुखी वोल्केनो देख लेते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद व दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ या लावा, राख, भाप या अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ सब। ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती हैं उनमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये बात तो सही है दोस्तों, सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलता है। आप कहेंगे यार ये पानी आया कहाँ से? तो देखिए समुद्र में भी कभी कभी पानी, समुद्र में भी पानी होता है कि नहीं दोस्तों? दूसरी चीज है, अब देखिए मैं खुद ही ये सब जानते हो, ये सब अगर ये सब माइंड में आ रहा है ना, तो समझ लो कि अच्छी पढ़ाई चल रही है कि ये चीज़ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है इसका, यही सब तो वजह है दोस्तों। जानोगे तभी तो होगा। देखिए ये ओसनिक करंट है। देखिए अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए कैसे ये बना है, मतलब कैसे लावा बना है। देखिए ये ओसनिक करंट है, सॉरी ओसनिक मतलब जो है क्रस्ट है, यानी अगर हम बात करें महासागरीय क्रस्ट है। ये नीचे जा रही है, ठीक, और ये क्रस्ट देखोगे तो ऊपर है कॉन्टिनेंटल। अब ये अगर नीचे की ओर जा रही है तो मैग्मा चैम्बर है। मैंने कहा कि इसमें ये जो है गलना शुरू हो जाएगी चट्टान। तो जब ओसनिक करंट जा रही होगी तो इसके साथ क्या पानी नहीं जा रहा होगा थोड़ा बहुत मात्रा में? तो पानी भी तो जा रहा होगा, तो वो क्या निकलेगा नहीं बाहर दोस्तों? निकलेगा ना। तो ये चीज़ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। और दोस्तों ठीक, ये जो है सबडक्शन, यानी जब एक चट्टान ऐसे हो, एक चट्टान ये हो, तो ये चट्टान नीचे बैठ जाएगी क्योंकि ये वजन है। मैंने बताया ना, इसका जो घनत्व अधिक है तो ये नीचे बैठेगी, इसका घनत्व कम है तो ये ऊपर रहेगी। तो ये सारी वजह है। देखिए थोड़ा बहुत डीप में जाएंगे तब समझ में आ जाएगा। वैसे बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। अब देखिए यहाँ लावा का फ्लो है, ये जैसे निकल रहा है, ठीक, ये वेंट कहलाता है। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो है दोस्तों, ये वोल्केनो बॉम्ब कहते हैं इसे, जब बहुत तेज से फूटता है। ये आइस फॉल है, एसिड रेन है, समझा कि नहीं? आइस फॉल यानी धूल के कण जो हैं गिर रहे हैं।
अब देखिए नॉम स्ट्रोम्बी ज्वालामुखी भूमध्य सागर में इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैस बाहर निकलती रहती है जिसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है, इसीलिए इसे ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है लेखपाल में। ठीक, यह ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये केवल लेखपाल में नहीं, पता न कितने एग्जाम में आया है, मुझे लगता है 20 बार आया होगा। और ये लिपारी द्वीप भी अब पूछने लगा है दोस्तों। देखिए जब जैसे हमारी ये चर्चा में खूब हो गया, सबको पता है, लेकिन अब देखो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित ये चर्चा में ये चीजें कब अभी पूछी जा रही है, ये पूछना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे देखेंगे आप यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सेकंड टाइम देख लेते हैं, हम ज्वालामुखी देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, ज्वालामुखी के प्रकार देख लेते हैं, ज्वालामुखी की सारी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद जो टॉपिक आएगा भूकंप, फिर हम वहाँ से कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। आप कमेंट कर दिया करिए दोस्तों, कमेंट नहीं करते हैं कर दिया करिए। देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय होते हैं यानी एकदम एक्टिव होते हैं दोस्तों। वे ज्वालामुखी होते हैं जो अक्सर फटते रहते हैं। वर्तमान समय में विश्व में 500 सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें इटली का एटना है, स्ट्रोम्बोरी का प्रमुख है, कोटोपैक्सी, देखिए पेप्सी अभी अब चल रहे हैं ना, पेप्सी देखे होंगे, खूब प्रचार चल रहा है इस समय। ठीक, पेप्सी यार यह ई है दोस्तों, ये पी है। ठीक, पेप्सी। तो देखिए पेप्सी यानी अगर हम कहें तो पेप्सी डोर पे हमारी खड़ी है। क्या है? डोर, यानी पेप्सी यानी कोटोपैक्सी, और डोर पे यानी एक्वाडोर होगा। मोनोलोवा ये कहाँ है? तो हवाई द्वीप है। देखिए मोना नाम की लड़की है, वो हवाई बातें कर रही है, तो यानी हवाई द्वीप पे हो जाएगा। वो कह रही हम किला बनाएंगे यानी किलायु ज्वालामुखी, वो कह रही किला बनाएंगे हम यानी किलायु ज्वालामुखी। ये सब कहाँ है? ये हवाई द्वीप पे है, यूएसए में है दोस्तों। अच्छा, आपको अमेरिका और यूएसए में अंतर पता है कि नहीं? आई होप आपको पता ना होगा दोस्तों। यूएसए प्लस अमेरिका में अंतर है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ विश्व के 7 बड़े महाद्वीप मतलब देशों के नाम बताइए, तो देखिए पहले पे क्या है? रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए आता है, और चौथे पे चाइना आता है। लेकिन अगर यूएसए नहीं है ऑप्शन में तो अमेरिका दोस्तों तीसरे पे ना आएगा, चाइना तीसरे पे आएगा, और अमेरिका 4 पे चला जाएगा। ठीक, ये दोनों में अंतर। अब देखिए यूएसए और अमेरिका में अंतर क्या है। देखिए यूएसए में जितनी उसकी टेरिटरी है, जैसे हवाई द्वीप हो गया या जो भी छोटे छोटे द्वीप उसके अगल बगल होंगे, अलास्का होगा, तो ये सारा पोर्शन मिला करके यानी संपूर्ण जब बनता है तो ये इससे कहलाता है। लेकिन और अगर हम बात करें अमेरिका क्या है, तो अब देखिए कनाडा और मैक्सिको के बीच में जो क्षेत्र है ना, वो अमेरिका कहलाता है। बाकी जो छोटे मोटे द्वीप हैं उनको हम ऐड नहीं करते यूएसए में, समझा कि नहीं? इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा रहता है, अमेरिका बहुत कम आप देखेंगे लिखा, समझे कि नहीं? फुल नाम लिखा रहता है, क्योंकि सारी यूनियन टेरिटरी उसकी शामिल हो जाती है उसमें। आई होप आपको समझ में आए, न्यू जानकारी है, नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा। बैरन द्वीप अपने यहाँ अंडमान निकोबार में है। एटना कहाँ है? सिसिली पर है। सभी सक्रिय है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रसुप्त यानी डोरमेंट, ये वे ज्वालामुखी हैं जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा है। अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी, अब इनमें कभी भी उद्गार नहीं होगा, यानी लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ, और ना ही इन्हें भविष्य में कभी उद्गार होने की संभावना। इन्हें शांत कहते हैं क्योंकि ये शांत हो चुके। जैसे कोह सुल्तान ईरान का है, पोपा म्यांमार का है, किलीमंजारो कहाँ का है? तंजानिया का। सभी शांत ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी फटने से जो गैसें निकलती हैं उनमें जलवाष्प का प्रतिशत अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी यानी इक्वाडोर में है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस यानी यूएसए में स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। देखिए गीजर क्या है? जब ज्वालामुखी फटता है तो दरारों में जल व जलवाष्प ऊंचाई पर निकलकर गिरता है, इसे ही गीजर कहते हैं या गीजर कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। अब हम इसके आगे कल देख लेंगे, भूकंप से शुरुआत करेंगे, कुछ चीज़ें आपको और नई बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम कल और आराम से देखें। कल फैक्ट कुछ ज़्यादा ही देखना पड़ेगा, इनमें सब में हम ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।